नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जाने माने जलवायु कार्यकर्ता, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और लद्दाख से दिल्ली तक की पदयात्रा कर रहे सोनम वांगचुक दिल्ली पहुंच गए। संविधान की छठी अनुसूची, जिसे एमएमटीए कहते हैं, जिसमें आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार की व्यवस्था है, खासकर पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में, उस अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को रखने की मांग को लेकर वो पदयात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे। पहले उन्हें राजघाट नहीं जाने दिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया और मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, तब हाई कोर्ट को बताया गया है कि उन्हें राजघाट पहुंचने दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गांधी की जयंती पर बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को लेकर दिल्ली पहुंचने के बावजूद आखिर ये सत्ता की कौन सी धौंस है, सत्ता की कौन सी हनक है और किस प्रकार के तानाशाही प्रवृत्ति का यह जीता जागता नमूना है कि किसी जलवायु कार्यकर्ता को, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को और देश की सिविल सोसाइटी के किसी सक्रिय सदस्य को राजघाट जाने से रोका जा रहा है। इसके पहले शाहीन बाग पहुंचने से सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को शाहीन बाग से आगे नहीं बढ़ने दिया गया और उन्हें रामलीला मैदान या जंतर मंतर जैसी जगह प्रोवाइड करने में आनाकानी की गई। शाहीन बाग को संयोग या प्रयोग बताया गया। ठीक इसी तरीके से देश के दूसरे इलाके में जब कोई प्रदर्शन होता है, तो मई जून के महीने में भी शिमला और कुल्लू मनाली बनाने जैसी बातें कही जाती है। तो क्या आज की तारीख में सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, ये किसी रूप में लोकतांत्रिक परिवेश की एकाएक जीता जागता उदाहरण माना जा सकता है? और सत्ता 400 पार के नारे के अल्पमत में आने के बाद भी सत्ता की हनक क्या अभी भी 400 पार या अकेले बहुमत वाली सरकार की तरह ही है? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजवादी चिंतक डॉक्टर सुनीलम। सुनीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमें यह बताइए कि सोनम वांगचुक के मुद्दे पर आप भी दिल्ली में जमे हुए हैं, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली में कम से कम चल रहे हैं। जिस तरह से तमाम पहाड़ी और दुर्गम रास्ते से होते हुए वो लोग लद्दाख से दिल्ली तक पहुंचे हैं, आदिवासी अधिकारों के संरक्षण के मुद्दे पर उनकी मांग है कि संविधान की छठी अनुसूची एमएमटीए, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा वाली एमएमटीए वाले स्टेट में, 4 स्टेट में उनकी कैटेगरी में लद्दाख को भी रखा जाए। सरकार को मांग मानने और न मानने ये मुद्दा अलग है, लेकिन राजघाट पहुंचने से रोकने के लिए आखिर जो कवायद की गई, इस कवायद का मकसद क्या था? जी, बहुत शुक्रिया। असल में अभिषेक जी, जो कुछ हुआ कल, अ, वो लोकतंत्र की हत्या कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें रोक दिया गया, 2 दिन तक उन्हें हिरासत में रखा गया और हम लोगों ने, क्योंकि हम उसी कार्यक्रम को लेकर के, चाहे मेधा पाटकर जी हो, हम हो या प्रोफेसर सामंतरा, सभी लोग आए थे। और जब हमने ये कहा कि गिरफ्तारी गलत हुई है, तो हमने आचार्य नरेंद्र देव पार्क के ऊपर हम लोगों ने अनशन किया और उसी अनशन के दौरान जो है हमको भी डिटेन कर लिया गया और फिर शाम को जाके छोड़ा गया। बाद में वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक, उनको लाया गया राजघाट के ऊपर और वहाँ पर हम लोगों की मुलाकात हुई, जो एनएपीएम के साथी थे। अब इसमें मुख्य सवाल ये है कि देखिए, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है, ये देश का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है। पूरा मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से कहा तो मतलब मुकुट जाता है, भारत का मुकुट कहा जाता है। और वहाँ पर आपको मालूम है कि चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन लद्दाख के लोग जो है वो भारत के साथ में अपने आप को उसका हिस्सा मानते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ में जो है अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं। वहाँ पर अभी जो है बहुत लंबे समय के बाद और जद्दोजहद के बाद एक चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जब लद्दाख के स्टेटहुड का वायदा किया था हमारे प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जो है, उन्होंने, सरकार ने वायदा किया था, और जिस सवाल को उन्होंने उठाया, क्लाइमेट क्राइसिस के सवाल को उठाया, जिस तरीके से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो मौसम की गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, जिससे सबसे ज़्यादा
असर किसान के ऊपर आ रहा है, तो उन्होंने जो पर्यावरण के सवाल उठाए, ये सब चिंताओं को जाकर के मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भारत की ओर से पर्यावरण की चिंताओं को रखने का काम करते रहते हैं। लेकिन जब उनके पास में एक जैसा आपने कहा एनवायरमेंटल एक एक आता है, एक्टिविस्ट आता है तो उसको रोक दिया जाता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि देश के किसानों के साथ में किया गया था और जिसके चलते 380 दिन तक किसानों को रुकना पड़ा और 750 किसान शहीद हुए। तो जो कुछ भी जो है जिस तरीके का बर्ताव किया गया वो अलोकतांत्रिक है और जो कार्रवाई की गई वो गैर कानूनी कार्रवाई है। देखिए भारत का संविधान अभी जो है स्टैंड करता है ना, भारत के संविधान से ही ये देश चल रहा है। भारत के संविधान में एक है आप एकजुटता का अधिकार है, पूरे देश में कहीं पर भी आने-जाने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये जो तीनों अधिकार हैं, ये एक तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और ये कोई सरकार के दिए हुए नहीं हैं, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए हैं। तो इन तीनों राइट्स को दरकिनार करके जो एक अवसर मिला था, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को एक अवसर मिला था। पूरा देश जो है, इस समय एक देश का भी गजब की एक सेंसिटिविटी सामने आ रही है। वो ये है कि लद्दाख से जब वो चले और विशेष तौर पे लद्दाख में जब -20 के ऊपर उन्होंने जब धरना दिया था, आपको खुले आसमान के नीचे, तो पूरे हाँ, देश के लोगों का एक उनके साथ में भावनात्मक लगाव बन गया था। और उसके बाद जब उन्होंने ये ऐलान किया, तो मैं आपको बताऊँ कि देश भर के लोगों के फ़ोन मेरे पास ही आते थे कि हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, कैसे जाएँगे, किससे बात करें, क्या-क्या करना पड़ेगा? मेरा मतलब है कि आपका जो एक सबसे बड़ी जो एक स्थिति है, भारत सरकार ने कश्मीरियों का जो दमन किया कश्मीरियत को जो खत्म करने का काम किया, वहाँ पर प्रॉपरली चुनाव नहीं होने दिए, उसके चलते एक अलगाव पैदा हुआ। उस अलगाव को खत्म करने का एक बहुत बड़ा मौका था और उस मौके को गँवाने का काम किया क्योंकि जिस तरीके से लद्दाखियों के साथ पेश आया, अकेले सोनम वांगचुक का मामला नहीं है। उनके साथ में 150 जी, और भी लद्दाखी थे और आश्चर्य की बात ये है कि वो लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि हमको तो अभी भी डिटेन किया गया है। सोनम वांगचुक को जो है ये खबर बताते हैं कि भई उनको तो सरकारी मेहमान बना दिया, मोदी जी उनसे मिलने वाले हैं या वो राष्ट्रपति के पास जाने वाले हैं, वो जो भी कुछ हो। लेकिन जो आम लद्दाखी हैं, जो उनके साथ में चल कर के आए हैं, अभी भी उनको जो है बाहर निकल कर के वो ज जैसे सब लोगों को कहा गया कि हमने डिटेन किया, हमने छोड़ दिया। एक तो ये बात है कि अब आपने ये जो नई संहिता लेकर के आए हैं, है ना? और वो संहिता जी, के अंदर तो आप असीमित अधिकार मिल गए हैं। पहले 144 जो है, अगर आप 144 तोड़ते हैं, 188 के अंदर केस दर्ज, आप क्या होता तुरंत-तुरंत आपको बेल हो जाती, आप चले जाते। लेकिन अब तो जो है असीमित अधिकार हो गया है। जिसको चाहें, जब चाहें, जितने दिन तक आप कस्टडी में रखने का काम करें, 24 घंटे वाला प्रावधान ही इन्होंने खत्म करने का काम किया है। और आपने उसका प्रयोग जो है दिल्ली के अंदर सबसे पहला प्रयोग आपने सोनम वांगचुक और 150 लद्दाखियों के ऊपर करने का काम किया। मुझे लगता है कि एक तरीके की ये बहुत ही नासमझी है, ये बहुत ही अपरिपक्वता है लेकिन और जो ये भी मुद्दा बताता सुनीला है जी कि आप जो उठा लोग रहे इस हैं, समय सत्ता में हैं जी, 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 सुनीला जी, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं निश्चित तौर पर काफी संवेदनशील है और इस मुद्दे के कई सिरे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जैसे एक तो इस देश में संविधान की तरफ से या पेशा कानून के द्वारा जो एक आदिवासी अधिकारों को, ट्राइबल राइट्स को संरक्षित करने का की कोशिश की गई है, उसकी अवहेलना है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो सीधा-सीधा इस देश में मूलभूत अधिकारों से जुड़ता है कि अपनी मांग को लेकर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। राजगोपालन साहब ने भी किया था किसानों को लेकर मार्च दिल्ली तक। कई लोगों ने किया, ऐसा कई बार हुआ है। आप लोग भी पदयात्री रहे एक दौर में, राहुल गांधी ने भी अभी पदयात्रा की है। तो ये होता रहा है, चलता रहा है, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। एक उस पर हमला है। तीसरी तरफ आप देखें तो जो मुद्दा एक लोकतांत्रिक अधिकारों का है, लोकतांत्रिक परिवेश में कितना लोकतंत्र बचा हुआ है या लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ एक ढांचा बचा हुआ है, जहां लोकतंत्र के आवरण में उसके अंदर एक कैप्सूल की तरह तमाम तरह की तानाशाही प्रवृत्तियां घर करती जा रही है। एक कैप्सूल के अंदर जैसे वो दवा होती है, कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के दोनों खोखे को निकालेंगे तो अंदर दवा होती है।
उसी तरह से तानाशाही की एक कड़वी दवाई इस लोकतंत्र के कैप्सूल में घुसती जा रही है। ये सारे सवाल एक ऐसे दौर में उठ रहे हैं जिस दौर में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर हमारी स्थिति बहुत ही खराब है, भारत की स्थिति। क्या लगता है इस तरह की परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी सरकार 240 पर आने के बावजूद 282 और 303 वाली मानसिकता के साथ चल रही है, तो क्या इस देश के लोग इसे स्वीकार करने की स्थिति में हैं? देखिए, बिल्कुल लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर का नतीजा हो या हरियाणा का नतीजा हो, दोनों नतीजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जाना एकदम तय है। इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर जिन लोगों ने 240 के ऊपर सीमित करने का काम भाजपा को कर दिया, उनकी जो मुख्य चिंता थी, वो लोकतंत्र को बचाने की चिंता थी, संविधान को बचाने की चिंता थी। और आप अगर उसको समझने को तैयार नहीं हैं और उसी तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा लिए तो एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है। देखिए, मैंने भी जो है एक पूरे देश के अंदर यात्रा हम लोग एक जो है शुरू कर रहे थे और उस समय 31 अक्टूबर था। हमने कहा कि जहाँ पे गांधी जी की हत्या हुई थी, बिरला हाउस जो था, वहाँ से 31 जनवरी लेन से हम शुरू करेंगे। तो मालूम पड़ा कि आप जो है वहाँ पर जा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो सुबह प्रधानमंत्री आते हैं, तो वहाँ पर तो 24 घंटे पहले से उसको पूरा जो है सैनिटाइज़ कर दिया जाता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम 2 अक्टूबर को हम वहाँ से कर लेंगे राजघाट से। तो कहा कि नहीं, राजघाट भी जो है प्रधानमंत्री के लिए जो है वो सैनिटाइज़ होता है। तो मेरे को तो एक ये कहना है आपके दर्शकों से कि इस समय तो राजघाट से लेकर के 31 जनवरी लेन तक उसको एक लिबरेट कराने की ज़रूरत है। गांधी की समाधियों के ऊपर ही कब्ज़ा करने का काम कर लिया और ऐसे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया जो है, जो सीधे-सीधे गौड़सेवादी लोग हैं। जो लोग सीधे गांधी के विचार को नहीं मानते हैं, जो गांधी को शारीरिक तौर पे भी वो जिंदा ना रह पाएँ इसका इंतज़ाम किया और उनकी जो हत्या हुई जो नाथूराम गौडसे ने की, आज भी उनके मंदिर बनवाने की बात, आज भी जो है गांधी जी का पुतला लगा कर के उनके को ऊपर जो है उन्हें एक फायर करने की बात, ये सब कुछ चल रही है। तो जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं वो लोग गांधी की समाधियों के ऊपर भी कब्ज़ा किए हुए हैं और हम मुझे बहुत दुखद है। मेधा जी आप सोचिए कि कल जो है पूरे समय सुबह से वो गई और वो केवल जो है गांधी जी के भजन गा रही थी, है ना? और वहाँ पे कोई नारे की बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। लेकिन जो है उनको भी डिटेन किया गया और उसके बाद पुलिस कस्टडी के अंदर हमको जो है राजघाट ले जाया गया। इसी तरीके से सोनम वांगचुक को जो है पुलिस कस्टडी के अंदर राजघाट लेकर के जाने का काम किया गया। तो आप सोचिए कि आप इस डेमोक्रेटिक स्टेट को आप पुलिस स्टेट के अंदर तब्दील करने का काम अगर आप करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक ये काम चलने वाला नहीं है। जिनको ऐसा लगता है कि लोगों के ह्यूमन राइट्स का कोई मतलब नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकारों का मतलब नहीं है, जब चाहो आदमी पे मुकदमे लगा दो, जब चाहे उसको जेल भेजने का काम कर दो, तो मुझे लगता है कि जनता इसको बर्दाश्त करती नहीं है। इमरजेंसी के जिस तरीके की इस देश के अंदर खिलाफत हुई और जिस तरीके से अभी जो खिलाफत मोदी जी की जो खिलाफत हुई है, वो ये है कि डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर देश की जनता किसी भी स्थिति में कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो इनकी और भी अभी एक कहा अकड़ बाकी है, तो अकड़ जो है वो इनकी जम्मू कश्मीर से लेके और हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वो जो है उतार देगी अकड़। जनता तब शायद सुधरे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नए कानून बनाने का काम किया है कुंदन जी, वो तो पूरी तरीके से उसके अंदर डेमोक्रेसी का कोई गुंजाइश ही नहीं है ना? नागरिक अधिकारों की कोई गुंजाइश ही नहीं नीलम बची है। जी, लेकिन जी। बुनियादी सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार ने लद्दाख को अलग किया। उस वक्त के जो सांसद थे, वो संसद में तो तमाम तरह की वो इमोशन सोक्ड स्पीच दे रहे थे जो काफी वायरल भी हुई थी। लेकिन लद्दाख को मिला क्या? लद्दाख के साथ करगिल को जोड़ा गया और करगिल के युद्ध की बात ही यदि आप 99 की करें, तो जो वहां के आदिवासी थे, उन्होंने सबसे पहले इस देश की आर्मी को बताया था कि वहां पहाड़ियों पर लोग चढ़े हुए हैं और लोग जमा होते जा रहे हैं। और आप उन आदिवासियों को, आप यानी ये सरकार,
उन आदिवासियों की मांग जो हमेशा इस देश के लिए खड़े रहे, एक तो उनका विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया। पहले उनके 4 एमएलए हुआ करते थे कश्मीर की असेंबली में, अब उनकी असेंबली नहीं रहेगी और उनके रिप्रेजेंटेशन के नाम पर सिर्फ भारत की संसद में एक व्यक्ति बैठेगा। 543 और 245 यानी 788 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति लद्दाख का बैठेगा। उसकी आवाज कितनी सुनी जाएगी आप जानते हैं, लेकिन कश्मीर की असेंबली में कोई नहीं बैठेगा। केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई असेंबली नहीं होगी। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो विकास के नाम पर एक ऐसे राज्य में संसाधनों की लूट की एक ऐसी बुनियाद तैयार की जा रही है जिसमें एक तरफ इस देश की सेना जो सुरक्षा के लिए लगी हुई है उसके सामने भी एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है। दूसरी स्थिति इसमें खड़ी हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जो स्थिति बनी हुई है, खासकर इसी लद्दाख के इलाके में, आपने देखा था क्या हुआ था। न तो कोई घुसा है और न ही कुछ हुआ है। कौन घुसा कौन नहीं घुसा और कैसे 20 लोग शहीद हो गए, ये लोगों को आज तक पता नहीं चला। और उस लद्दाख के वहां के जो मूल निवासी हैं, जो लंबे समय से उतनी हमारे आपके जैसे लोग उतनी विकट परिस्थिति में 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, मैं ले गया हुआ हूं। लेकिन उस स्थिति में रहने वाले लोग जो वहां के क्लाइमेट के साथ एक्लिमेटाइज हो चुके हैं पूरी तरह से, और वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली आ रहे हैं, तो सरकार का ऐसा व्यवहार क्या सिर्फ प्राकृतिक संसाधन और बिजली बनाने के लिए नदियों पर बांध बनाकर इकोसिस्टम को खराब करने तक के इस देश में पहाड़ी इलाकों और हिल एरिया की पूछ बनी बची है इस सरकार के लिए, या वहां के लोगों का भी कुछ मतलब बनता है, लोकतांत्रिक तरीके से उनके भी कुछ अधिकार है जिसे ये सरकार जानना सुनना चाहती है? क्या लगता है? देखिए, अडानी को सौंपने का मामला है पूरा का पूरा। वहाँ पे जो मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को, माइंस और मिनरल्स को अडानी के सौंपने का मामला है। इस समय जो भी कुछ किया जाता है वो अडानी के हितों को देखकर किया जाता है, ट्राइबल्स के हितों को देख कर के नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा दुखद बात ये है कि हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी महिला हैं। और इसीलिए सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति से मिलना चाहती हूँ और उनसे कहना चाहती हूँ कि ये आप के अंडर का मामला है। आपके जो अधिकार हैं उसके अंदर, भारत के संविधान के अंदर छठी अनुसूची को लागू करने का काम करें और जो ताकत चाहिए आदिवासी इलाकों को, ग्राम सभा को जो ताकत चाहिए, उन्हें जो अधिकार चाहिए, जो भारत का संविधान देता है, उन्हें ही आप दिलाने को आप जो है सामने आएँ। मतलब कुछ नया नहीं चाहते, स्टेटहुड की बात आपने कही हुई है, 6 शेड्यूल की बात आपने कही हुई है, सब कुछ मतलब वांगचुक जो हैं, वो केवल आपके वायदों को आप पूरा करो। अब दिक्कत ये है इस देश के अंदर, किसान हम लोग भी इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे साथ जो वायदे किए थे आपने उसको पूरा करने का काम करो। तो ये जो है मतलब एक के बाद एक जो झूठ बोलते हैं, उस झूठ को भी पकड़ने का काम सोनम वांगचुक ने किया है। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि सोनम वांगचुक जिस तरीके से अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये एक संदेश दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो लोग कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन लोगों को लगता है कि हम हिंसा के माध्यम से कुछ हासिल कर सकते हैं, सबको वो संदेश दे रहे हैं कि आज भी गांधी का रास्ता ही पावरफुल रास्ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक ने इस देश की एकता, अखंडता को बहुत मजबूत जो है करने का काम किया है, क्योंकि मैं पूरे देश के जितने जन संगठन हैं, सब उनके साथ में एक तरीके से संपर्क के अंदर आ गए हैं। सबका उनसे कॉन्टैक्ट हो गया है। और वो जो है, नीलम, मैं अभी उड़ीसा के अंदर गया, लोहिया एकेडमी में गया, तो वहाँ पर भी जो है वो पहुँचे हुए थे और उनका कार्यक्रम हो चुका था। मेरे यहाँ पे गुना के एक प्रयागराज वकील हैं, बहुत सारे मतलब अलग-अलग राज्यों के लोग उनकी यात्रा के अंदर पहुँच गए। तो ये बहुत एक पॉजिटिव बात है। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे, राष्ट्रपति के पास में वो जो है उन्हें जाने दिया जाएगा और उनकी माँगों को भारत सरकार स्वीकार करेगी। इससे लद्दाखियों को भी ताकत मिलेगी और भारत को एक राष्ट्र के तौर पर भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और पर्यावरण का मुद्दा एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि उसका सेंसिटाइजेशन जो ज़रूरी है वो भी होगा। इसलिए वांगचुक के साथ आपको लाठी डंडे पुलिस से के माध्यम से नहीं निपटना जी, चाहिए, बातचीत करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, उनकी माँगों को मानना चाहिए।
सुनीलम जी, संक्षेप में, बेहद संक्षेप में एक आखिरी सवाल हम ले रहे हैं। सोनम वांगचुक का नाम जब भी हमारे जेहन में आता है, हमारे दर्शकों के जेहन में आता है, वो आमिर खान वाली थ्री इडियट मूवी लोगों के दिमाग में आती है। अब जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये चौथा इडियट कौन आ गया जिसने सोनम वांगचुक को राजघाट पर पहुंचने से रोकने की कोशिश की, दिल्ली में अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से रखने से रोकने की कोशिशें की। वो चौथा इडियट विचारधारा है या व्यक्ति है या मानसिकता है? देखिए, पूरा का पूरा है तो होम मिनिस्ट्री का काम। तो व्यक्ति के तौर पर अगर कहें तो वो सीधे सीधे अमित शाह हैं, लेकिन ये विचारधारा है जो अमित शाह से ये सब काम करवा रही है। वो विचारधारा संघ की एक विचारधारा है, जिसके अंदर उन्हें लगता है कि वो श्रेष्ठ लोग हैं और वो जो कुछ तय करते हैं वो सही होता है। मुझे लगता है कि ये जो श्रेष्ठता का भाव है और हम ही जी, जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का पूरा हमारे भीतर ही ज्ञान है और बाकी सब लोग तो अज्ञानी हैं और हम उनसे डंडे से निपट लेंगे। तो ये जो एक नजरिया है, पुलिसिया नजरिया, इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक ने अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह करके और एक पदयात्रा करके फिर से पदयात्राओं की जो एक लंबी श्रृंखला इस देश के अंदर है, उसको फिर से बलवती करने का काम किया है, उसे एक मजबूती देने का काम किया है और ये बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस देश में पदयात्रा अक्सर राजनीतिक आंदोलन या सामाजिक मुद्दों से जुड़कर सामने आती है और लोग इससे लाभान्वित भी होते हैं। चाहे विनोबा भावे की पदयात्रा रही हो, चाहे बाद के दौर में छोटे-छोटे स्तरों पर जो पदयात्रा चलती रही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर या किसी दूसरे आंदोलन को लेकर जो पदयात्राएँ हुई, जो अनशन हुए, वो अक्सर लोकतंत्र को मजबूत करने वाले साबित हुए। सत्ता का रवैया इरोम शर्मिला के साथ भी वैसा नहीं था जो आज दिखाई दे रहा है। लेकिन सत्ता का ये मिजाज और सत्ता की ये ठसक इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा हो जाए तो उपचार जनता को करना पड़ता है। लेकिन क्या ये लोकतांत्रिक उपचार जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने जा रहा है और जिस उपचार का, जिस इलाज का अंतिम टेस्ट आपके सामने 8 अक्टूबर को आएगा, क्या इस तरह के टेस्ट आगे भी होंगे? इस तरह का उपचार जनता जनता आगे भी करेगी और इस तरह के लोकतांत्रिक उपचारों से क्या सोनम वांगचुक जैसे लोगों को रोकने की जो कवायद है, जो कुत्सित और गंदी मानसिकता का परिचायक है, क्या वो मानसिकता बदलेगी? ये सवाल मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं। सुनीलम जी, आपने इस पूरे मुद्दे को, लद्दाख के सेंटिमेंट को, लद्दाख की भावनाओं को, सोनम वांगचुक के जज्बे को, उनके साथियों के जज्बे को आज हमारे दर्शकों के सामने उकेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।